नमस्कार। आज के वीडियो में अपन मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो मुसलमानों से पूर्व भारत में हिंदू काल के दौरान देखें तो चित्रकला बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी, परंतु दिल्ली सल्तनत के दौरान चित्रकला का पूर्ण रूप से पतन हो गया। इसके पीछे कारण यह था कि इस्लाम धर्म में किसी जीवित मनुष्य, पशु अथवा पक्षी का चित्रण बनाना वर्जित था और यह माना जाता है कि यदि चित्रकार चित्र बनाते हैं तो कयामत के दिन उनसे उस कृति में जान डालने को कहा जाएगा और ऐसा न करने पर उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। इसी तरह से कट्टर मुसलमान कम से कम जीवित प्राणियों को चित्रित करना पाप समझते थे। इसलिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और अमीर चित्रकला से दूर रहे, परंतु मुग़ल शासकों ने धर्म की परवाह न कर चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। तो मुग़ल कालीन चित्रकला अपने युग के महान प्रतिबिंबों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन देखें तो प्रारंभिक मुग़ल बादशाहों की अस्थिरता के बावजूद भी चित्रकला सीमित विकास के साथ अग्रसर थी, जिसे वास्तविक आकार अकबर और जहांगीर के काल में प्राप्त हुआ। अब अलग अलग मुग़ल शासकों के दौरान चित्रकला के विकास पर नज़र डालेंगे। तो बाबर कला, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के अतिरिक्त चित्रकला के प्रति भी समर्पित था और उसने चित्रकला को संरक्षण तो दिया, परंतु उनके समय का कोई चित्र उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन वह प्राकृतिक दृश्यों को देखने पर आंतरिक आनंद अनुभव उनको होता था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी जगह जगह पर किया है। इसी कारण चित्रकारों द्वारा चित्रित दृश्य भी उसको अच्छे लगते थे और उसने अपनी आत्मकथा में फारसी के महान चित्रकार बेहजाद और उसके उत्कृष्ट चित्रों की बड़ी प्रशंसा की है। तो इससे पता चलता है कि बाबर की चित्रकला में बड़ी रुचि थी। फिर हुमायूं ने अपने निर्वासन के दौरान ईरानी चित्रकला का परिचय प्राप्त कर इसे पुनः भारत में प्रचलित और विकसित करने के उद्देश्य से दो प्रसिद्ध चित्रकार, जिनके नाम हैं मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, इन दोनों की सेवाएं प्राप्त की। इन्होंने दास्तान ए अमीर हमजा की प्रतिलिपि तैयार की तथा अकबर को चित्रकला एवं रेखाकला सिखाई। तो निर्वासन काल के पश्चात जब हुमायूं भारत वापस आया तो ये दोनों कलाकार, जिनका भी जिक्र किया था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, ये दोनों हुमायूं के साथ भारत आए। हुमायूं और अकबर ने ख्वाजा अब्दुल समद से चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की और हुमायूं ने मीर सैयद को दास्तान ए अमीर हमजा के आधार पर चित्र बनाने को कहा। तो ये चित्र जो इन्होंने निर्देशित किए थे, ये इन पर फारसी कला पूर्ण रूप से स्पष्ट थी। फिर जब अकबर सम्राट बना तो उसने चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन दिया और उन्होंने ख्वाजा अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग भी खोल दिया और चाइना और फारस के विभिन्न कलाकारों को दरबार में आमंत्रित किया। इसके साथ ही अकबर ने चित्रकला को अध्ययन के साधन के रूप में और मनोरंजन के रूप में भी विकसित किया और अकबर की जो धार्मिक सहनशीलता की जो नीति थी, उससे मुस्लिम और गैर मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त हुआ और इन दोनों बातों का कला की प्रवृत्ति और उसके विकास पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप रंगों की तकनीकी अनेकता तथा उनके गुण के अंदर हिंदी तथा ईरानी परंपराओं का श्रेष्ठ संयोजन तैयार हुआ। तो इस प्रकार अपन देखें तो मुग़ल सम्राट अकबर के काल में चित्रकला की एक नवीन विचारधारा का विकास हुआ। दरबारी संरक्षण में हिंदू एवं मुसलमान
दोनों प्रकार के चित्रकार थे, जिनमें से मुख्यतः हैं अब्दुल समद, मीर सैयद अली, फारूक बैग, दसवंत, बसावन, ताराचंद, जगन्नाथ आदि थे। अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि से भी सम्मानित किया था, क्योंकि उसके चित्रों की कोमलता और सुंदरता बहुत ही प्रशंसनीय थी। और हिंदू चित्रकारों में दसवंत के चित्र कलात्मक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि के थे। इसके साथ ही अकबर ने चित्रकला की उन्नति के लिए एक और प्रयास किया। उसने मकतूब खां की अध्यक्षता में एक चित्रशाला खुलवाई, जिसमें विभिन्न देशों की शैलियों की कृतियों का उत्तम संग्रह था, जिन्हें देखकर चित्रकार श्रेष्ठ चित्रों को बनाने का प्रयास करते थे। इसमें बिहजाद, सुल्तान मोहम्मद, आगा मिराक और मुजफ्फर अली जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों की कृतियां संग्रहित थी। तो इस व्यवस्था से अकबर के समय में चित्रकला को समुचित प्रोत्साहन मिला और उसका स्तर भी उच्च कोटि का हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी के महलों में भित्ति चित्र बनाने के आदेश भी दिए। साथ ही ग्रंथों को चित्रित करने को भी कहा गया। तो इस आदेश के अंतर्गत फतेहपुर सीकरी के महलों की दीवारों पर अनेकानेक चित्र बनाए गए, परंतु सबसे अधिक कार्य लघु चित्रों के निर्माण का हुआ। तो अधिकांश चित्र सम्राट की प्रिय पुस्तकों को सचित्र करने के लिए बनाए गए। तो बाबरनामा को भी चित्रों में अंकित किया गया। इसके पश्चात रजमनामा, तैमूरनामा, रामायण और कालिया दमन नामक ग्रंथों की प्रतियों को सुंदर लिपि में लिखकर उनकी जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको चित्रों से अलंकृत किया गया। इसके अलावा बहुत सारे स्वतंत्र चित्र भी बनाए गए, जिनमें सम्राट, दरबार के विशेष व्यक्तियों तथा दरबार से संबंधित विशेष घटनाओं के चित्र भी शामिल थे। अकबर के समय के प्रारंभिक चित्रों में ईरानी वातावरण और ईरानी शैली की प्रधानता है, परंतु बाद में आगे चलकर विदेशी तथा भारतीय कलाकारों के साथ साथ काम करने से भारतीयता की वृद्धि हुई तथा इससे कला की दृष्टि से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसमें ईरानी तथा भारतीय दोनों शैलियों का समन्वय था, जिसे मुगल चित्रकला शैली के नाम से पुकारा गया। तो धीरे धीरे यह शैली ईरानी कला के प्रभाव से मुक्त होती गई और उस पर भारतीय कला का प्रभाव बढ़ता गया। तो इस कारण मुगल कला का स्वरूप राष्ट्रीय हो जाने पर उसे राष्ट्रीय चित्रकला शैली भी कहा जाने लगा। फिर अकबर के पश्चात जहांगीर का शासनकाल प्रारंभ होता है और जहांगीर का शासनकाल भारतीय चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल था। वह चित्रकला का शौकीन और पारखी दोनों था। तो उसके समय में चित्रकला की उन्नति का एक प्रमुख कारण सम्राट जहांगीर द्वारा कलाकारों को संरक्षण प्रदान करना था। दूसरा कारण था बादशाह जहांगीर स्वयं चित्रकला का इतना अनुभवी और पारखी था कि वह चित्र को देखते ही चित्र के बनाने वाले चित्रकार का नाम बता सकता था। जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा तुझू के जहांगीरी में लिखा है कि कला में मेरी रुचि और ज्ञान इस सीमा तक पहुंच गया है कि यदि मेरे सम्मुख ऐसी कृतियां लाई जाएं जिसमें विभिन्न कलाकारों के द्वारा विभिन्न आकृतियां बनाई गई हो, तो मैं ये बता सकता हूँ कि अमूक आकृति किस चित्रकार ने बनाई है। यदि एक चित्रकार ने चेहरा बनाया हो और उस चेहरे में आँखें और भौहें किसी अन्य चित्रकार ने बनाई हो, तो मैं ये बता सकता हूँ कि अमुक चित्रकार ने मूल चेहरा और अमुक चित्रकार ने आँखें और भौहें बनाई हैं। तो इससे पता चलता है कि ऐसे अनुभवी कला प्रेमी सम्राट के संरक्षण में चित्रकला का विकास अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंचना उचित ही था।
तो जहांगीर ने कलाकारों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया। अच्छे से अच्छे चित्रकार उसके दरबार में एकत्रित थे, जिन्होंने अकबर के समय में आरंभ की गई तथा विकास की ओर अग्रसर चित्रकला को पूर्णता प्रदान करने में सफलता प्रदान की। तो जहांगीर के समय के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनमें कुछ प्रमुख के नाम हैं अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, माधव, तुलसी और आगा राजा के नाम उल्लेखनीय हैं। फिर चित्रकला में योगदान की दृष्टि से जहांगीर ने कुछ चित्रकारों को सम्मानित भी किया, जैसा कि अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि से और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधियों से सम्मानित किया गया। और उस समय व्यक्तियों की आकृतियों के चित्रण में बिशन दास बहुत ही कुशल चित्रकार था और फूल पत्तियों तथा पशु पक्षियों के चित्र बनाने में उस्ताद मंसूर और मनोहर उच्च कोटि के कलाकार थे। तो इनकी कृतियाँ सुंदर और कला की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की थी। वैसे विषय की दृष्टि से देखें तो जहांगीर के काल में छवि चित्रों का पर्याप्त विकास हुआ और बिशन दास को ईरान के शाह के दरबार में छवि चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। इसके साथ ही प्रकृति के विभिन्न विषय जैसे पशुओं, पक्षियों, फूल, पत्तियों, हाथी, घोड़े आदि के चित्र भी बनाए गए। और इस समय के जो चित्र थे उनमें प्रकृति चित्रण अत्यंत ही उच्च कोटि का था। इसके साथ ही चित्रों में रंगों का प्रयोग भी या रंगों का जो संयोजन था वो भी, उनका चयन भी काबिले तारीफ था। जैसे रंग सुनहला, लाल, नीला, हरा, रुपहला आदि रंगों का प्रयोग विषय की उपयुक्तता के अनुसार किया गया था, जिससे चित्र में अद्भुत सजीवता दिखाई देती थी। कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिनमें घटनाओं का चित्रण किया गया, जैसे शिकार दृश्य, दरबार के आयोजन का दृश्य, विवाह उत्सव, जन्मोत्सव, अभिषेक आदि के चित्र। तो इस प्रकार जहांगीर के समय में चित्रकला विकास की दृष्टि से अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। और उस समय आने वाले अंग्रेज यात्री सर टॉम स्ट्रो ने भी जहांगीर के समय की चित्रकला की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसलिए भारतीय चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णयुग भी कहलाता है। फिर जहांगीर के पश्चात चित्रकला का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, क्योंकि शाहजहां को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला के प्रति अधिक रुचि थी। तो इस कारण उसके समय में चित्रकारों को राजदरबार द्वारा अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल सका। तो उसके समय में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आई, परंतु रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई। तो शाहजहां के समय के जो मुख्य चित्रकार थे वो हैं मीर हासिम, फ़कीर उल्लाह, चित्रमणि तथा अनूप चित्तर, ये प्रमुख थे। तो उसके समय में चित्रकारों की संख्या भी कम हो गई और कुछ चित्रकारों ने सामंतों का आश्रय ले लिया था। फिर शाहजहां के पश्चात मुगल सम्राट औरंगजेब का काल चित्रकला की दृष्टि से पतन का काल माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता के कारण चित्रकला को राज्य की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया तथा अनेक स्थानों पर बने चित्रों को भी उन्होंने नष्ट करवा दिया था। तो इससे चित्रों का न केवल कला की दृष्टि से स्तर गिरा, बल्कि मुगल दरबार से चित्रकला समाप्त ही हो गई थी। तो इस कारण चित्रकारों को दरबारी संरक्षण न मिलने के कारण ये मुगल दरबार से हटकर विभिन्न प्रांतों में चले गए, जैसे लखनऊ, हैदराबाद तथा राजपूताना। ये तीनों क्षेत्र अब कला के केंद्र बन गए और स्थानीय शासकों ने
इस कला को प्रोत्साहन दिया। तो इन शासकों के आश्रय में नई नई शैलियों की उत्पत्ति हुई। तो ये जो नई नई चित्र शैलियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें राजपूत चित्रकला शैली, कांगड़ा चित्रकला शैली आदि प्रमुख हैं। तो ये तो था चित्रकला का विकास विभिन्न मुगल शासकों के समय में। तो मुगलकालीन चित्रकला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें है छवि चित्रण, छोटे चित्रों का प्रयोग, धार्मिक चित्रों का अभाव, प्राकृतिक चित्रण एवं जन सामान्य के स्थान पर दरबारी चित्रकला का अंकन। ये थी मुगलकालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। तो वस्तुतः है मुगलकालीन चित्रकला मुगल शासकों की मनोदशा और परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित होती गई। इस प्रकार इसका यह विकास परिवर्ती काल को भी प्रभावित करता रहा।